अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आज हम लोग एपिसोड 2 ऑफ वहशत मिशम के साथ हाजिर हुए हैं। राइटर का नाम है नोवेला गर्ल और आज हम लोग इसका एपिसोड 2 पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियोस को और कमेंट करें। चलते एपिसोड की तरफ। मिशम के कदम लड़खड़ाए थे। इस कदर तज्जिए की उम्मीद उसे नहीं थी। वो हिम्मत मुजतमा करते बोला, आई नो मेरी एपोलॉजी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दें। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे ना आने से इस कदर बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे वाह! पीछे से मंसूर साहब की आवाज़ उभरी थी। देखो नुसरत बेगम, तुम्हारे बेटे को अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने गुस्से भरे निगाह उस पर डाली थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कोई एक वजह मिशम की तुम नहीं आ पाए। कोई एक वैलिड वजह। मिशम ने नज़र उठाई थी। मेरे पास नहीं है बाबा, मुझसे गलती हुई है। मैं जस्टिफाई करना चाह रहा था। क्या जस्टिफिकेशन मिशम? क्या वो हमारी फूल जैसी बेटी? उस वक्त लगता ही नहीं कि ये वही वनीज़ा है। वो रातों में डर के मारे उठ जाती है, किसी से बात नहीं करती। जाते जाते वो भूल जाती है कि उसके सामने कौन बैठा है। मिशम, क्या जस्टिफिकेशन हो मिशम उस सब की? रहने दो मंसूर, बस कर दो। जैद साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा था। उसे क्या गिला करना? छोड़ दो, सब बेकार है। जो होना था वो हो चुका है। मंसूर साहब और जैद साहब आगे की तरफ बढ़े थे, जबकि मिशम ने कदम पीछे लिए थे और खामोशी से घर से निकलता चला गया था। वह अभी लॉन तक ही पहुंचा था कि उसे माहिर मिला था, जबकि माहिर उसे देखते चौंका, क्योंकि वो गायब दिमाग सा लगा था। भाई! माहिर ने उसे बाजू से पकड़ा था। भाई! हाँ हाँ, क्या हुआ माहिर? व्हाट हैपेंड भाई? आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना? उसने बद बददुक़्क़त मुस्कुराने की कोशिश की थी, जो किसी हद तक नाकाम रही थी। आ जाए भाई। वो उसके साथ चल पड़ा था, दोनों हाथ पॉकेट में डाले। मिशम सर झुकाए चल रहा था, जबकि माहिर की नज़रें उस पर थी। काफ़ी देर खामोशी छाई रही थी। माहिर भी खामोश रहा था, जानता था वो खुद बोलेगा। माहिर, आखिर वो बोल उठा था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बहुत खुदगर्ज हूँ? आई मीन, मुझे किसी की परवाह नहीं है। माहिर ने नासमझी से उसे देखा था। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मैं तुम्हारे राय मांग रहा हूँ माहिर, प्लीज़ मुझे बताओ। माहिर ने उसका चेहरा बगौर देखा। मिसिंग कुछ मिसिंग था क्या? मिसम के चेहरे की चमक या उसकी आंखों की चमक? आप मेरे भाई हैं। मुझसे ऑनेस्ट ओपिनियन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं आपका दिल रखने की बात ही करूँगा। सॉरी भाई, माहिर ने ढके छुपे अल्फाज में कह दिया था। यानी वो उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे सकता था। मिसम मुस्कुराया। समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया माहिर, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वनीज़ा के मामले में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं उसकी मदद करना चाहता था। मैं बाबा के कॉल पर आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं आ पाया, और उस चीज़ के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं कि मेरे साथ इस तरह का रवैया रखा जाए। और वो कहकर आगे बढ़ा था, और माहिर हैरत ज़दा सा खड़ा रह गया था। रात के खाने पर वनीज़ा के सिवा सब मौजूद थे। मिसम भी वहीं मौजूद था और खामोशी से प्लेट में चम्मच चला रहा था। जिसे देखते मिकाइल ने माहिर को ठहाका मारा था। माहिर ने गला खंखारा, मगर वो शायद किसी गहरी सोच में था। तभी उसकी पोजीशन में बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं आई थी, और उस बात को सभी ने महसूस किया था। मिशम, खाना खाओ, मंसूर साहब दुरुस्ती से बोले। मिशम चौंका था और फिर वो चेयर ढकेलते उठ खड़ा हुआ। आई एम डन। उसने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए थे। खाना खाकर जाओ मिशम। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? मिशम आंखों पर हैरत लिए वापस मुड़ा था। मैं कुछ भी नहीं साबित करना चाह रहा बाबा। वो थका सा था लग रहा था। अच्छा, लेकिन ये बात है तो फिर ये शक्ल बनाकर तुम्हें क्या जताना चाहते हो कि तुम्हारे साथ हम बहुत गलत कर रहे हैं? मिशम चुप हुआ था, जबकि माहिर और मिकाइल हैरत से मंसूर साहब को देख रहे थे, जो खाना छोड़ उठ खड़े हुए थे। जबकि हैरान तो ज़ाद साहब भी हुए थे। बात किस रुक जा रही थी? मिशम की गिरफ्त ग्रिल पर मजबूत हुई थी। बाबा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान, तुमने मुझे बेहद मायूस किया मिशम। इस कदर संग दिल और खुदगर्जी की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। आप गलत बात कर रहे हैं बाबा। मुझ पर ऐसी चीज़ को मत थोपे जो मैंने किया ही नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत रिग्रेट्स है। वो कहकर जाना चाहता था।
अब भाग क्यों रहे हो मिशम खान सिकंदर? तुम्हारी वजह से एक नन्ही जान इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गई। वनीज़ा ने 2 दिन सख्त तकलीफ़ में गुजारे और तुम्हें सिर्फ एहसास भी नहीं है। आई सेड बाबा मुझे इसके लिए मत ब्लेम करें, वो सख्ती से बोला था। तो फिर किसे कहे मिशम, मुझे मत कहे, वो चीखा था। मिकाइल माहिर दोनों उठ खड़े हुए थे। उन्होंने आज तक उसे इस तरह से नहीं देखा था। उसका रंग सुर्ख पड़ा था। मंसूर साहब उठे थे, उसके सामने जा खड़े हुए थे। क्यों ना कहे तुम्हें? हाँ, तुम मिशम हमेशा से दूसरों की दिल आज़ारी करते रहे हो, उन बच्चों को लो फील करवाते रहे हो। वो तुम ही थे जो अपने घमंड में थे, अपनी बड़ेपन के चक्कर में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहे हो। उनकी बात को सुनते मिशम की आंखें हैरत से फैली थी, लम्हों में शफाक, अफसोस और फिर सारे इमोशंस। फिर गुस्सा हावी हुआ था। बस बाबा बस, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, ऐसा ही सही। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं उस जैसा नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे अलग आपने बनाया। वो एक कदम उनकी तरफ बढ़ा था। माहिर और मिकाइल ने नासमझी से एक दूसरे को देखा था। नुसरत बेगम सख्त परेशान हुई थी। सभी जानते थे वो कितना कंट्रोल वर्ल्ड था, लेकिन अगर वो कंट्रोल विल खो देता तो। मैं ये कभी भी ना कहता बाबा, लेकिन उन्हें मेरी तरह का वक्त नहीं गुजारना पड़ा, उन्हें मेरी तरह स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। और क्या मैं आपको याद दिलाऊं बाबा, शायद आप भूल गए हैं, जब आप पर और ताया अब्बू पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा और आप दोनों अरेस्ट हुए। बाबा क्या आप वो रात भूल गए? मिशम, नुसरत बेगम ने उसे रोकना चाहा। नो मामा, मुझे बताने दे, उन्हें वो वक्त भूल गया है। उस रात बाबा, मिकाइल उस रात पैदा हुआ था, वहीं से 1 साल की थी। कोई मेड, कोई हेल्पर नहीं था। शायद आप भूल गए हैं बाबा। सलमी खाला को, मैं कोमा में थी, है ना? मैं गलत नहीं हूँ। मैंने एक पेज पर रात गुजारी है, बेंच पर रात गुजारी है। जिस लड़की के बारे में मैं आपको खुदगर्ज का ताना दे रहे हैं, आप मुझको खुदगर्ज का ताना दे रहे हैं, उसे खातिर तो मैं तब भी जागा था जब मैं खुद 7 साल का था, जब मेरी माँ लेबर रूम में पड़ी थी और जब मेरा बाप जेल में था, जब मेरा छोटा भाई मेरे घुटने से लगा बैठा था। मैं खुदगर्ज हो सकता हूँ क्या बाबा? मैं जितना जताना नहीं चाहता था। मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, लेकिन हर इंसान की मजबूरियाँ होती है ना। यूँ तो मैं भी आपको कह सकता था कि इस रात आपने खुद गर्जी दिखाई। आपने कहा था मिशम तुम मर्द हो बेटा, सबका ख्याल रखना। आपको नहीं कहना चाहिए था बाबा, क्योंकि फिर उस रात के बाद मिशम चाहकर भी बच्चा नहीं बन पाया। मिशम चुप हो जाओ, नुसरत बेगम ने कहा था। क्यों मामा, क्यों चुप हो जाओ? अगर कोई नहीं जताता तो मतलब इसे परवाह नहीं है, तो फिर ठीक है, अगर सुन सकते तो सुने। जबकि सलमी बेगम तो ये बातें जानती ही नहीं थी। मिशम बच्चे, सलमी बेगम उसकी तरफ बढ़ी थी। जैद साहब तो कुर्सी पर बैठ चुके थे। मंसूर साहब की ज़बान भी उनके साथ देने से इनकारी हो चुकी थी। उनके ख्याल में वो रात एक हादसा थी जो गुजर चुकी थी, लेकिन क्या वो रात बिना कोई असर छोड़े गुजर गई थी? शायद नहीं। मिशम उस रात की गिरफ्त से नहीं निकल पाया था। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन आइंदा मुझे खुद गर्ज होने का ताना कभी मत दीजिएगा, मैं सह नहीं पाऊँगा। वो कहते बाहर की तरफ निकला था। माहिर फ़ौरन मजबूत मंसूर साहब के पास पहुंचा था। बाबा, भाई क्या कह रहे हैं? मगर वो खामोश थे। मिकाइल ने नुसरत बेगम को थामा था। मम्मा, क्या मेरी बर्थ की बात हो रही है? क्या भाई अकेले थे? खाना यूं ही ठंडा हो गया था, और फिर जब गलतफहमियां बढ़ने लगे तो अक्सर यूं ही चाय और खाने ठंडे हो जाया करते हैं। वो रात में देर तक उसका इंतज़ार करते रहे थे, मगर वो नहीं आया था। साथ ही साथ सेलफोन भी बंद कर दिया था, क्योंकि माहिर और मिकाइल बार बार कॉल्स कर रहे थे। मामा यार, भाई ने सेल ऑफ कर दिया है, मिकाइल ने तंग आकर कहा था। अच्छा, तुम दोनों जाओ, कल तुम लोगों ने यूं नहीं जाना है। मिकाइल ने, अच्छा, तुम लोगों ने ऑफ नहीं करना। नुसरत बेगम ने उन्हें कमरों में भेजा था। ओके मम्मा। वो चारों ही राह राह तक रहे थे। नुसरत, आप लोगों ने मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। आप ही जो गुजर गया उस मुतल्लिक बात करके क्या करना? हमने इसलिए नहीं कहा, लेकिन क्यों अरेस्ट क्यों किया था पुलिस ने? सलमी बेगम पर तजस्सुस थी। आप ही करप्शन का इल्ज़ाम था।
सुबह 10 बजे तक वो लोग बेगुनाह साबित हो चुके थे, लेकिन वो रात वाकई बहुत खौफनाक थी। चौक के उन लोगों को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया था, इसलिए बच्चे भी साथ थे। आप भी बेहोश थी और मुझे भी कुछ खबर नहीं थी, इसलिए मिशम ने कुछ ज़्यादा ही महसूस किया। उन्होंने नज़र चुराई थी। चले भाई भाभी, आप लोग भी आराम करें, बच्चा नहीं है वो। मंसूर साहब उठ खड़े हुए थे। रोड पर तेज़ी से बाइक राइड करता वो उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी वो इस तरह से बोलने की। जाने कितने देर वो बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा था, फिर जाने किसे इसकी ज़हनी में एक ख्याल आया था। कुछ देर बाद वो एक इमारत के बाहर आकर रुका था और कुछ लम्हों के बाद वो अमार के सामने खड़ा था। उससे उसने उसके बालों को पकड़ते उसका चेहरा ऊपर उठाया था। क्यों अमार, क्यों? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, उसे क्यों इन्वॉल्व किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पे दर पे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोल रहा था, जबकि जवाब में वो सिर्फ हंसता था। थप्पड़ो मिशम खान तड़पो, मिशम खान तड़पो, अब कुछ नहीं हो सकता। आखिर तंग आकर मिशम नीचे बैठ गया था। तुम भूल जाओ अमार कि तुम कभी यहाँ से बाहर निकलोगे। सारी ज़िंदगी तुम आसमान देखने को तरसोगे। मिशम गहरे सांस लेते बोला था। मेरे साथ तो जो हुआ होगा मिशम खान, मुझे अंदाज़ा है। आखिर अंजाम जहन में रख कर ही मैंने इस आग में कदम रखा था। लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम्हारी ये उलझी सांसें तो कुछ और ही दास्तान सुना रही है। मिशम ने फौरन सर उठाकर उसे देखा और फिर किसी चील की तरह उस पर झपटते उसके मुंह पर मुक्का मारा, जबकि जवाब में अमार का कहका गूंजा था। ओप्स, मैंने तो सुना था मिशम खान इज़ वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड मैन, बट यहाँ तो हालात कुछ और ही कह रहे हैं। मिशम आखिरी बार उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ते वहाँ से निकल गया, जबकि अमार के कहकर ने दूर तक उसका पीछा किया था। अब अगर तुम सिकंदर हाउस आओ तो तुम देखोगे कि मिकाइल के कमरे में माहिर और मिकाइल दोनों एक अब तक मिशम के बातों के ज़ेरे असर बैठे थे। भाई को कितना डर लगा होगा ना, मिकाइल ने कहा था। 7 साल का बच्चा, डर तो लगा होगा, जवाब में माहिर ने कहा था। कुछ देर गुजरी थी कि मिकाइल की ज़बान फिर से खुजली हुई। वैसे साउंड सो फनी ना, भाई ने वनीज़े के लिए फीडर भी बनाया होगा। जबकि जवाब में माहिर ने उसे घूरा था। लानत है तेरी सोच पर, कहते वो अपने कमरे में चला गया था। हाँ, मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा। सिकंदर हाउस में अब सुबह काफ़ी पुरसुकून हुआ करती थी। इस वक्त भी सब नाश्ते में मसरूफ़ थे। रात में मिशम घर नहीं आया था। मंसूर साहब ने उसके कमरे की तरफ देखा था। नहीं, मैंने कमरे में जाकर भी देखा, नहीं आया वो रात में। अजीब लड़का है ये, घोड़ों जैसी जिद पाई है उसने। मंसूर साहब कुड़े थे। अब क्या बाप माफ़ी मांगेगा तब लाट साहब घर आएंगे। जबकि घोड़े वाली बात पर मिकाइल से हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया था। शर्म करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। नुसरत बेगम ने उसे डपटा। सॉरी यार मामा, कहते वो नाश्ता करने लगा। मम्मा, मैं क्या कह रहा था? माहिर ने बात शुरू की थी। क्या कह रहे हो तुम? मम्मा, अगर आज मैं यूनी ना जाऊँ मम्मा, पक्का मंडे से स्टार्ट करूँगा ना, प्लीज़। वो इतने क्यूट स्टाइल में मत मिन्नत कर रहा था कि मंसूर साहब ने भी हंसी दबाई थी, जबकि नुसरत बेगम चिढ़ी थी। तुम दोनों मेरी तरफ से ऐसा करो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि बैठा के खाने के लिए ही तो बेटे मांगे जाते हैं मम्मा, माहिर ने उन्हें पुकारा था। जबकि मिकाइल, अच्छा मतलब कर ले छुट्टी। थैंक यू मॉम। सो ढीठ मरे होंगे तब तू पैदा हुआ। नाश्ते के बाद जज साहब तो घर ही थे और मंसूर साहब भी फ़िलहाल घर पर ही दिखाई दे रहे थे। तभी बाहर बाइक की आवाज़ आई। ले आ गए आपके लाडले की शाही सवारी। मिकाइल कहाँ बाज आने वाला था, तभी चौकीदार ने बताया कि यूनिफॉर्म में कोई लड़का है। अच्छा, आप ड्राइंग रूम में बैठा है, हम आते। यूनिफॉर्म में लड़का, अल्लाह खैर करे, मंसूर साहब ने आहिस्ता से कहा। कुछ ही देर में चारों बड़े ड्राइंग रूम में मौजूद थे, जबकि वो दोनों दरवाजे के साथ ही खड़े थे। भाई, पता तो चले क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, लड़के ने खड़े होकर मुअद्दब नाना सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने नेम प्लेट पर नाम पढ़ा। अरहम, माजरत
बच्चे में पहचाना नहीं। मंसूर साहब ने शाइस्तगी से कहा था, सर हम पहली बार मिल रहे हैं इसलिए आप कैसे पहचानेंगे। ओह अच्छा, आप बैठे तो सही। ज़ैद साहब ने उसे खड़े देखकर कहा तो वो खुद भी बैठे थे। कैसे आना हुआ बच्चे, सब ठीक तो है। नुसरत बेगम को कब से ये बात परेशान कर रही थी, अल्लाह जाने क्यों आया है। जी मैं सर की खैरियत दरियाफ्त करने आया था। एक्चुअली उनकी असिस्टेंट के बाद मुझे गांव जाना पड़ा था। सॉरी, इंसिडेंट के बाद गांव जाना पड़ा था, इसलिए सोचा सर से घर जाकर इयादत कर ली जाए। सर, सलमी बेगम नासमझी से बोली। जी मीसम सर, क्या हुआ मीशम को। नुसरत बेगम बोली थी। क्या मतलब, आप लोगों को नहीं पता। क्या नहीं पता, सर कहाँ है। मोहतरम रात से बाहर है। ओह गॉड, मतलब ये क्या कर दिया मैंने। अच्छा तुम ये बताओ उसे हुआ क्या था। सर को 2 बुलेट्स लगी थी और साथ ही मुख्तसर वाक़या भी बताया। कब हुआ ये वाक़या, मंसूर साहब ने बेचैनी से पूछा और हमने तारीख बताई। उन सब एक दूसरे को देख रहे थे। वही डेट थी जब वो ब्लड देने नहीं आया था और अब तक उनकी बात सुन रहा था। बाहर मौजूद मिकाइल और माहिर ने एक दूसरे को हैरत से देखा था। बुलेट्स, यानी इसी वक्त किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा था। वो मुड़कर पीछे मौजूद वजूद को देखते वो साकित हुए थे। भाई आप, कौन आया हुआ है। वो उनके कंधों से झांका था और फिर उन्हें छोड़ते वो ड्राइंग रूम में घुसा था। बच गए। वो दोनों एक दूसरे को देखे और गहरा सांस ली थी। मिशम अंदर आया है। अरे आराम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब वापस आए गांव से। वो आराम से बगलगिर हुआ था। सर जी कल ही आया हूँ, आपकी अयादत को आया था, मगर यहाँ तो उसने आंखें घुमाई थी। जबकि अयादत वाली बात पर मिशम ने सबके तासुरात देखे थे। वेल आंटी, यूनिवर्सिटी भी, सॉरी, न्यूज़ पर भी आया था, आपको कैसे ना पता चला। मिशम खामोश हुआ था क्योंकि वो जानता था अरहम के फर्राटेदार ज़बान को रोकना उसके बस में नहीं है। बेटा हम हॉस्पिटल में थे इसलिए न्यूज़ नहीं देख पाए। क्यों आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। वो हेलो, तो क्या मेरे घर तफ्तीश करने आया है। चल उठ, बाहर आ, बात करनी है तुझसे। मामा आप कोई रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त करें, मिशम कहते उससे लिए बाहर आ गया। नुसरत बेगम ने उनके लिए खाने पीने के इंतज़ामात किए थे। मिकाइल और माहिर को अरहम बहुत पसंद आया और अरहम का वक्त भी अच्छा गुजरा। जबकि मिशम की तरफ एक कॉल आ गई, वो सारा वक्त उधर ही मशरूफ़ रहा। मगर फिर जब अरहम ने इजाज़त चाही तो मिशम ने माजरत की थी। आई एम सॉरी यार, तुम्हें टाइम नहीं दे सका। इट्स ओके सर, आई कैन अंडरस्टैंड। आप होते तो हमारे दरमियान लाशों और मुजरिमों की बातें ही होती। बट आई इंजॉयड ऑल ऑलमोस्ट मिकाइल एंड माहिर। फिर जब मिशम उससे सी ऑफ करके वापस आया तो लॉन्च में सारी फैमिली मौजूद थी। मिशम ने इग्नोर करके जाना चाहा। रुको, बात सुन कर जाओ। जी, वो रुक गया था। बैठो। क्या तुम्हारी नज़र में हमारी इतनी सी भी अहमियत नहीं है कि तुम हमें अपनी तकलीफ़ के बारे में बताते हैं। क्या हमारा वजूद तुम्हारे लिए इतना गैर अहम और बेमायने है कि तुमने हमारी इतना कुछ कहने के बावजूद भी हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम खुद भी इस वक्त अपनी सांसों की बका के लिए लड़ रहे थे। मंसूर साहब ताज्जुब से उसे देखते हुए बोले थे, जिन्हें पूछना होता है वो आपकी तरह नहीं करते बाबा। वो रुखाई से बोला था, जिन्हें बताना होता है मिशम सिकंदर, वो भी ऐसा नहीं करते। नहीं बाबा, एक बात तो बताई, आपको मेरी आवाज़ से भी नहीं लगा कि मैं तकलीफ़ में हूँ। मुझे अभी भी होश आया था और आपसे बात करते साथ ही मैं दोबारा बेहोश हो गया था। वो तंजिया सा बोला तो मंसूर साहब चुप लग गई। मैंने नोटिस ही नहीं किया। यही बात तो रहा मैं कह रहा हूँ ना बाबा। अच्छा बस करो, तुम्हें बताना चाहिए था। मीशम ने दोनों बाजू सीने पर बांधे। बजाय शर्मिंदा होने के आप लोग मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। नॉट फेयर मम्मा। नॉट फेयर की क्या बात भाई। जैसे आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि वनीज़े सीरियस है, बिल्कुल उसी तरह बाबा को भी इल्हाम नहीं हुआ कि आप इंजर्ड है। एक लम्हे को मिशम चुप हुआ था। ये हिम्मत मिकाइल में ही थी जो उसे खामोश करवा सकता था। बस तो फिर ठीक है, मसला क्या है। जब इल्हाम नहीं हुआ, मैंने बताया नहीं तो यहाँ पंचायत किस खुशी में लगा रखी है। वह एक झटके से उठा था मगर फिर उसी स्पीड से बैठा भी था। आह, करा निकली थी। नुसरत बेगम फ़ौरन उसके पास पहुंची थी। क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है। उसके बाजू पर हाथ रखते वो प्यार से पूछ रही थी। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। उसने उनका हाथ भी झटक दिया था।
देख लो, सिर्फ हमारी ज़िद में ये ऐसे कर रहा है। मैं किसी को ज़िद में ऐसा नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, बस इसलिए नहीं बताया। उस वक्त बता नहीं पाया और फिर बाबा से बात करने के बाद वनीज़े वाले मामले पर आप लोग ऑलरेडी परेशान थे, इसलिए नहीं बताया, वरना आपके अलावा किसको बताना था। इस दफ़ा वो नुसरत बेगम को देखते हुए बोला तो मंसूर साहब उठकर उसके पास आए थे। ख्याल रखा करो अपना। अभी वो कुछ और कहते कि मिकाइल ने बात उचकी थी। ख्याल रखकर भाई, आप जैसा सड़ा हुआ पेश बाबा को भी फिर नहीं मिलेगा। ख्याल रखे भाई, आप जैसा सड़ा हुआ पेश बाबा को फिर नहीं मिलेगा। बाबा लुक एट हिम। उसने संजीदगी से मंसूर साहब को घसीटा था। भाई, इसे मैं कुछ नहीं कह सकता। बात उसकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा इंटेक पीस एंटिक पीस फिर नहीं मिलेगा मुझे। मीशम नफ़ी में सिर हिलाते उठ खड़ा हुआ था। जिस दिन चला जाऊंगा ना, उस दिन कदर आएगी इस एंटिक पीस की। फिर मेरी कब्र पर बैठकर रोना। वो अब सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लॉन्च में सन्नाटा छाया था कि उसे रोकना पड़ा था। वो सब उसकी चेहरा देख रहे थे। माहौल पर एक सख्ता तारी हुआ था और फिर नुसरत बेगम उसकी तरफ बढ़ी थी। कोई कुछ नहीं बोला था और उनकी आन की आन में माहौल की खामोशी को थप्पड़ की आवाज़ ने तोड़ा था। जबकि मिशम पर तो अब सख्ता तारी हुआ था। वो अपने माँ बाप की वो औलाद था जिस पर हाथ उठाना एक नामुमकिन सी बात थी। कजा कि नुसरत बेगम ने उसे सीधा थप्पड़ ही मार दिया था। मामा, वो शौक सा बोला, जबकि शौक तो सभी हुए थे। सलमी बेगम ने आगे बढ़कर उन्हें थामा था। नुसरत, क्या करती हो? मिशम, सिकंदर तुम्हारे लिए मजाक ही है ना मरना। तुम्हें क्या पता बेटे कैसे बड़े होते हैं। मामा, मिशम ने उनके हाथ थामने चाहे थे। छोड़ो मुझे। मामा, मामा, आई एम सॉरी। मैं कोई अभी थोड़ी मरने वाला हूँ। मैं तो जस्ट एक बात की है। दफ़ा हो जाओ अभी मेरे सामने से। फ़िलहाल तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मिशम एक सांस खारिज करते उठ खड़ा हुआ था। सॉरी मामा, वो कह के सामने खड़ा हुआ था। प्लीज़ नाराज़ मत हो जाओ। मिशम, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। उसने बेचारगी से मंसूर साहब को देखा था, जिन्होंने कांधे उचकाकर किसी भी किस्म की मदद से इनकार कर दिया था। तो वो मुंह बनाता अपने कमरे में बंद हुआ था। रात का खाने के लिए उसे माहिर बुलाने आया था। भाई, खाना खा ले, उसने दरवाजे से झाँक कर कहा। आ रहा हूँ, उसने बिस्तर से उठते कहा था। थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद था। मिकाइल ने उसे देखते हंसी दबाई थी और नुसरत बेगम ने मुंह फेरा था। मिशम ने लब भींचे थे। खाला कहाँ है? उसने इधर उधर देखा था। वो वनीज़ा के पास गई है, अभी ही गई है, माहिर ने बताया था। इसीलिए मैं सलमी बेगम हवास बागता सी वहाँ आई थी। क्या हुआ अपी? नुसरत बेगम ने उनसे पूछा था। इसीलिए वो वनीज़े, वो क्या हुआ वनीज़े को? मिकाल और माहिर उठ खड़े हुए थे। मिशम भी कुर्सी से टेक लगा चुका था। वो बेहोश पड़ी है। क्या? जैद साहब और मंसूर साहब फ़ौरन उसके कमरे की तरफ बढ़े थे, जबकि मीशम ने सेल फ़ोन निकाला था। मिकाइल भी उनके पीछे गया, फिर रुका। मीशम को मोबाइल पर मसरूफ़ देखा। भाई, आप पर कोई असर नहीं होता, वो तासुब से बोला था। मीशम ने मोबाइल कान से लगाया। यस डॉक्टर राबिया। जी प्लीज़, अभी क्या आप घर आ सकती हैं? नहीं, वनीज़ा बेहोश हो गई है। ओह थैंक्स, अल्लाह हाफिज़। उसने मिकाइल को देखा था। वो इद्दत में है मिकाइल, पर वो बेहोश है भाई। मिकाइल ने अपना पॉइंट रखा था। बेहोश वो है, हम नहीं। यकीनन जब वो होश में आएगी तो उसे चीज़ को महसूस करेगी, और वैसे भी उसके बाप और चचा मौजूद है। सो टेक इट इजी, डॉक्टर आ रही है, शी विल बी ऑल राइट। वो कहते खाने की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आपसे तो बात करना गोया पत्थर से सर फोड़ना है भाई, मिकाइल ने तासुब से कहा था। उससे पहले कि मिशम कुछ कहता, माहिर बोल उठा। भाई ठीक कह रहे हैं मिकाइल, उस वक्त समझने की ज़रूरत तुम्हें है। मिकाइल पैर पटकते वहाँ से चला गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गई थी। उन्होंने वनीज़े को चेक किया था और बताया था कि कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। आई गेस उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया सी इस इसलिए मैंने ग्लूकोज लगा दिया है। बाकी आप उनके डाइट का ख्याल रखें। नुसरत बेगम ने सबको बताया था। वो तीनों भी लाउंज में सबके साथ मौजूद थे, क्योंकि अब वो सुकून से सो रही थी। हाँ, तो आप सब भी तो सुबह से भाई की टेल टील सफ़ा में इस कदर मसरूफ़ थे
कि वो वनीज़े का ख़्याल ही किसी को नहीं आ रहा। आप लोग इस कदर लापरवाह कैसे हो सकते? वो वनीज़े के मामले में मिकाइल ने उनकी तवज्जो करवाई थी। तुम कहना क्या चाहते हो मिकाइल? मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मेरी तेल सफ़ा की जाए। ये तेल सफ़ा क्या होता है? तेल सफ़ा छोड़ो, जाने क्यों, लेकिन मीशम उसके इस बात से बेआराम हुआ था। स्टॉप इट यार, क्या आप दोनों हर वक्त एक दूसरे के पीछे ही लगे रहते हैं? माहिर ने दोनों को खामोश करवाया था। हद है, हर चीज़ का जिम्मेदार इसको मैं ही लगता हूँ। मीशम को मिकाइल पर गुस्सा आया था। हाँ तो भाई, क्या आप नहीं हैं? तुम हद से बढ़ रहे हो मिकाइल। मीशम उठकर खड़ा हुआ। खामोश हो जाओ मीशम, मंसूर साहब गुस्से से दहाड़े थे कि एक पल को मीशम चुप हुआ था। देख लिया, यहाँ सबको हर मसले का जड़ मैं ही लगता हूँ। फिर आप कहती है तुम्हें क्या मालूम बेटे कैसे जवान होते हैं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है मम्मा। नुसरत बेगम की तरफ देखते उसने कहा था और फिर कुशन को फेंकते वहाँ से निकल गया था। उसे मिकाई का ये रवैया पसंद नहीं आया था। जहन बुरी तरह मुंतशिर हुआ था। अगर उन सबको पता चल जाए कि उसके साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है तो अल्लाह। उसने बाइक अपने खुफिया ठिकाने की तरफ मोड़ी थी। उसका एक छोटा सा घर था जिसके तहखाने में उसने अमार को रखा हुआ था। वहाँ मौजूद कमरे में आ गया। उस वक्त उसका दिल अमार को देखने का भी नहीं था। क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? नहीं, शायद कभी नहीं। अल्लाह जी, मैं क्या करूँ? उसने सर हाथों में गिराया था और फिर वहाँ से निकलते उसने एक फ़ैसला किया था। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर उसने सबसे बात करने का फ़ैसला किया। मम्मा बाबा, मुझे बात करनी है। बोलो, मंसूर साहब ने जूस ग्लास में उंडेलते कहा था। बाबा, वो मेरे पास कब से एक अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, बट मैं वेल नहीं कर रहा था। उसने झिझकते हुए बात शुरू की थी। कैसी अपॉर्चुनिटी मिसम? नुसरत बेगम ने कहा था। मम्मा, मेरी प्रमोशन एसएसपी की डेस्टिनेशन पर हो जाएगी, उसने हल्के से कहा था। और तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा? नुसरत बेगम ने खुशी का इजहार किया था। जी, लेकिन उसने मंसूर साहब की तरफ देखा। बोलो बोलो, मुझे समझ बोलो बोलो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा बात। उन्होंने हाथ के इशारे से कहा था। मम्मा, मुझे लाहौर जाना होगा। मैं भी 1 साल 2 साल या फिर 5 साल। गुड बेटे, वेरी गुड। भागते रहो, इसलिए तो बेटे मांगे जाते हैं। पहले 6 माह तुम बाहर रहे, फिर अब तक फिर कह रहे हो। मिशम, क्या हमारा कोई भी हक नहीं है तुम पर? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बेबसी सा हुआ था। नहीं मिशम, तुम कुछ मत करो। एक ही दफ़ा हमें बता दो कि हम तुमसे कोई उम्मीद ना रखें। बाबा, ताया अब्बू समझाए ना बाबा को। उनको पुकारते उसने साथ ज़ाद साहब को भी घसीटा था। मैं क्या कहूँ बच्चे, तुम भी बात को समझो। ज़ाद साहब दामन छुड़ा गए। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुननी मिशम। मंसूर साहब ये कहकर उठ खड़े हुए थे। पीछे नुसरत बेगम भी चली गई थी। ज़ाद साहब ने नफ़ी में सिर हिलाया और वहाँ से चले गए। सलमी बेगम ने गहरी सांस खारिज की। मिशम बच्चे, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने उसका कांधा थपथपाया था और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। अब टेबल पर वो तीनों ही रह गए थे। आखिर कब तक आपकी वजह से हमारे खाने यूं ही अधूरे रहेंगे? मिकाइल ने तासुब से कहा था। मिकाइल, माहिर ने उसे तनबीह कॉल दी थी। क्या मिकाइल? उन जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उनको किसी की परवाह नहीं है भाई। इनके लिए सिर्फ इनका अहदा, इनकी जॉब, इनकी सर्विसेज अहम है। ही इज़ नथिंग टू डू विथ मॉम एंड डैड। सिर्फ अपना मुफाद, सिर्फ अपनी जॉब, सिर्फ अपनी वाहवाही से मतलब है उनको। मीशम ने सख्ती से चम्मच प्लेट में रखी थी। डाइनिंग हॉल पर पुरसुकून सी फिज़ा में एक इर्ताश सा पैदा हुआ था और वह अपनी कुर्सी छोड़ता तेज़ी कदमों से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था और बंद हो गया था। और फिर अगर मिकाइल ने कहा था कि मीशम खुदगर्ज है तो मीशम ने भी साबित किया था। इसे तो ऐसे ही सही। अगले दिन शाम में वो बैग्स पैक किए खड़ा था। मॉम डैड, अच्छे से खुदा हाफिज़ करें। मैं भी फिर आपको ये मौका मिले ना मिले, तुम जैसा इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मंसूर साहब ने उसे गिला किया। वो झुक गए थे, मान गए थे। और वैसे भी जब औलाद अपनी मनमानियों पर आ जाए तो माँ बाप झुक जाया करते हैं। नुसरत बेगम ने भी उसे दुआ देकर रुखसत किया था। मिकाइल माहिर को मिलना उनसे ज़रूर नहीं समझा था।
ज़ैद साहब और सलमी बेगम से भी मिलकर गया था और फिर अगले दिन से उसने जॉर्ज चार्ज संभाला था। न्यूज़ पर हर तरफ उसी का चर्चा था। वो उन लोगों में से था जिनके लिए गुमनामी मौत थी। उसे नफरत थी गुमनामी से। वो जब से सर्विस में आया था हमेशा हेडलाइंस की जीनत बना रहता था। बाइकिंग और बॉक्सिंग उसका जुनून थी। अभी वो जब भी फारिग होता था उसका वाहिद सरगर्मी बाइकिंग होती और बॉक्सिंग उसे स्ट्रेस रिलीज़ करने में हेल्प करती। अभी भी वो एक बाइक पर था। वो मुतमईन था क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसने एक कामयाब रेड की थी, मुजरिमों को पकड़ाया था और फिर चितरौल भी की थी। इसी खुशी में वो राइडिंग कर रहा था। अमार को उसने छोड़ दिया था। वैसे भी जो नुकसान उसने करना था वो कर चुका था। और जहाँ तक बात थी तो वो नहीं जानता था कि वो वनीज़े प्रेग्नेंट थी और उसके लिए ये सज़ा काफ़ी थी कि खुदा ने औलाद जैसी नेमत देकर उसे छीन ली थी। दूसरी तरफ घर पर जब भी मंसूर साहब उससे मुतल्लिक कोई खबर देखते कुड़ कर रह जाते। देख लो नुसरत, यहाँ तो दुश्मन थे ही, अब लाहौर में भी बना रहा है। अल्लाह जाने ये दूसरों की तरह सुकून से क्यों नहीं रहता। जवाब में वो बस कह कर रह जाती, आप बस दुआ क्या करें वो जहाँ रहे महफूज रहे। हाँ, हम तो बस इसीलिए रह गए हैं। वनीज़े की इद्दत ख़त्म हुई। अब वो कमरे से बाहर निकलती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी उन दोनों ने उसने अब तक कोई बात नहीं की थी। जहाँ वो उसे नज़र आते वहाँ से गायब हो जाती। बात करते तो जवाब ना देती और कमरे में तो बिल्कुल एंटर नहीं होने देती थी। वो यही चीज़ रह रहकर उन दोनों को खाई जा रही थी। आखिर एक सुबह जब वो लॉन में बैठी थी तो वो दोनों उसके सर हुए थे। हाय डियर क्राइम पार्टनर। वनीज़े ने सर उठाकर दोनों को देखा। उस लम्हे उसकी आंखों में सिर्फ अजनबियत थी और फिर सर झुका लिया था। दोनों ने लब भींचे थे। वो हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती थी। उसकी उदासी और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वानी गुड़िया, माहिर ने संजीदगी से उससे पुकारा। वनीज़े की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आया था। ओए वनीज़े, बात करो, क्यों नहीं कर रही हो? नाराज़ हो क्या हमसे? मिकाइल उसके सामने नीचे बैठा था। मुझे पता है तुम नाराज़ हो। भाइयों से कौन नाराज़ होता है यार? कौन से भाई? मेरा कोई भाई नहीं है। वनीज़ा, उसे तो मत कहो। क्यों ना कहूँ? कहाँ थे मेरे भाई जब वो इंसान मुझे जला रहा था? वानी, डोंट कॉल मी वानी। मुझे कुछ नहीं लगती आप लोगों की। ऐसे तो मत कहो ना गुड़िया। पता है वो मुझे बेल्ट से मारा करता था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मुझे नहीं बचाया। उसने मेरे बाजू भी जलाए भाई सिगरेट से। मैं बताना चाहती थी लेकिन मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। मुझसे किसी ने नहीं पूछा भाई के वनीज़े कुछ बोला करो। तुम चुप क्यों हो गई हो? मुझे किसी ने नहीं कहा। तुम मेरे भाइयों ने भी नहीं पूछा कि वनीज़े तुम कहाँ खो गई? तुम्हारा हंसी क्यों खो गया? वो रो रही थी। उसकी आवाज़ में कर्ब ही कर्ब था। इन दोनों भाई के पास कहने को कुछ नहीं था। वानी गुड़िया, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या तुम भूल नहीं सकती? तुम्हें भूल जाना चाहिए उन 9 माह को। वानी, सब पहले जैसा हो जाना चाहिए। तुम हमें हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हो। यार ऐसे नहीं। वो उसे भूलने को कह रहे थे, मगर क्या भूलना इतना आसान था? क्या वो भूल सकती थी? एक बात बताएं भाई, कभी आपने कांच देखा है? कांच का ग्लास टूटने के बाद इकट्ठा करके रख भी दिया जाए ना तो वो भी उस पर मौजूद स्क्रैचेस फिल नहीं होते। मेरी मिसाल भी कांच के इस ग्लास की है। मैं भूल भी जाऊं लेकिन मेरे जिस्म पर मौजूद निशान मुझे भूलने नहीं देंगे। मैं भुला भी नहीं पाऊंगी। वो वहाँ से उठकर अंदर की जानिब गई थी। उसका सामना मीशम से हुआ था। वो 2 दिन के लिए घर आया था और अभी वनीज़े की बातें सुनते उसका रंग सफ़ेद पड़ा था। वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में जा गिरा था कि वनीज़े को सामने देखकर उसकी रिफ्लेक्स काम करना छोड़ गए थे। वनीज़े की आंखों में उसके लिए अजनबियत ही अजनबियत थी कि उसके सामने रुकी ज़रूर थी, लेकिन फिर वहाँ से चली गई थी। मिशम लड़खड़ाया था। उसी लम्हे माहिर और मिकाइल भी उसके तक आ गए थे। अरे भाई, आप कब आए? और फिर माहिर चौंका था। भाई, आर यू ओके?
आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे मिला था। कैसे हो तुम लोग? हम ठीक, बट भाई आप ठीक नहीं लग रहे। मैं ठीक हूँ। मम्मा कहाँ है? मॉम अंदर है, चले आए। माहिर उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। वह फ़ौरन आगे बढ़ी, उससे आ लगी थी। मीशम की गिरफ्त खुद ब खुद मजबूत हुई थी। उनकी बदगुमानी का तसव्वुर ही उसकी जान लेने को काफ़ी था। क्या हुआ अगर उसके माँ बाप उसका साथ छोड़ दिए तो? उसकी गिरफ्त की मजबूती को नुसरत बेगम ने भी महसूस किया था। क्या बात है मीशम, सब खैरियत है ना? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। नुसरत बेगम ने उसे हटाना चाहा था, मगर वो उनके कंधे पर मुँह छुपाने लगा। अरे छोड़ो मुझे। दो माँ बाप, अरे छोड़ भी दो। माँ को बाप भी है तुम्हारा। मंसूर साहब उसके आने की खबर सुनकर नीचे आए थे। वो नुसरत बेगम को छोड़ता उनसे मिला था। वो कभी भी उनके गले नहीं लगा था, हमेशा दूर दूर से सलाम करता था। मगर आज वनीज़े की बात सुनते जो डर उस पर हावी हुआ था, वो उस वक्त उसे सोचते समझने की सलाहियत छीन चुका था। वो आगे बढ़ते खुद उनसे के गले लगा था। आई मिस्ड यू बाबा। जाने कि उसे लगा कि उसे कहना चाहिए था कि वो उनको मिस करता है, उनसे प्यार करता है। मंजूर साहब को भी कुछ गैर मामूली महसूस हुआ, मगर उन्होंने पूछा नहीं था। वो बस चुपचाप उसे पीठ थपकते रहे। उनसे अलग होकर सलमी बेगम और जैद साहब से मिला। मनीज़ा ने ये सब देखने अपनी आंखें सूखेड़ी थी, और फिर वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। चलो आओ नाश्ता करते हैं, मैं फ़्रेश हो जाऊँ। हाँ तुम जाओ। मीशम के पूछने पर उसे भेजा था। मिकाइल जाओ, वनीज़े को भी बुला लाओ। जी मम्मा। रात का खाना सब ने मिलकर खाया था। उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। मीशम ने उस वक्त बैठा एक फ़ाइल रीड कर रहा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। नॉक हुआ। यस कम इन, उसने कहते फाइल बंद की थी। मंसूर साहब और नुसरत बेगम अंदर आए। आए मामा बाबा, मुझे बुला लिया होता। वो उठ खड़ा हुआ। अरे बेटे बैठे रहो, तुम कितने फर्माबरदार हो हम अच्छी तरह जानते हैं। मंसूर साहब मीठा सा तंज कर गए। मिशम खज्जल सा मुस्कुराया। सॉरी बाबा, मेरे जाना ज़रूरी था। खैर जो गुजर गया उसे छोड़ो और सुनाओ, काम कैसा जा रहा है? नुसरत बेगम मुझसे पूछ रही थी। ऑल इज़ वेल मम्मा। सब ठीक है। अच्छा, वो सफ़ीना आई थी परसों? मिशम चौंका। वो क्यों आई थी? वो तेज़ी से बोला। क्या हो गया मिशम? वो आती रहती है। वो उसी से सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। क्या मॉम? मैं कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे शादी के मुतल्लिक सोचना चाहिए। मिशम पहलू बदला और बेआराम सा हुआ। मम्मा, वो कुछ कहना चाहता था, मगर नुसरत बेगम उसकी बात काट गई थी। तुम कल घर ही हो तो हम कल ही सफ़ीना के घर रिश्ते के लिए चलते हैं। वो तो हथेली पर सरसों जमाना चाह रही थी। नो मम्मा, एकदम वो उठ खड़ा हुआ था। मैंने कब आपसे कहा है कि मुझे उससे शादी करनी है? नुसरत बेगम ने उसे गौर से देखा था। तुमने कहा था मिशम वो ऐसी लड़की है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ओके मैंने कहा था, लेकिन आप समझे तब मैं नशे में था मिशम। मंसूर साहब ने उसे तब भी पुकारा था। क्या मिसम बाबा, मुझे उससे शादी नहीं करनी। बाकी आप जिससे कहेंगे आंख बंद करके शादी कर लूँगा। सोच लो मिशम। नुसरत बेगम ने उसे मौका दिया था। सोच लिया मम्मा, आप मेरी चॉइस जानती हैं। उम्मीद है इसी तरह की लड़की ढूंढेंगी मेरे लिए। उसने तो गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। अच्छा तो फिर मैं कह रही थी सफ़ीना वैसी लड़की है, इससे शादी कर लो। नो मामा, वो वैसी लड़की नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या हो गया मिशम? तुम्हारे दोस्त है, तुम जानते हो। फिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मामा मुझे उससे नहीं करनी, प्लीज़ आइंदा मैं ये बात ना सुनूं। अच्छा दोबारा कब आओगे? पता नहीं। इसने लाइल्मी का इजहार किया था। मैं करती हूँ कुछ, अगली दफ़ा तुम्हारी शादी के करके भेजूंगी। ऐसे भी क्या जल्दी है आपको? मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? बस मिशम इस बहस को ख़त्म करो। तुम्हारी मामा ठीक कह रही हैं। मंसूर साहब ने उसे बाहों को साइड पर किया था, बहानों को साइड पर किया था। बट बाबा, मिशम निकाह से ईमान मुकम्मल होता है बच्चे। इंसान खुसूसन मर्द की गुनाहों से बच जाता है बेटे। और फिर तुम्हारी जॉब भी ऐसी है, कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ओके बाबा, आई अंडरस्टैंड। आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। वो मान गया था। नुसरत बेगम बेहद खुश हुई थी और मंसूर साहब भी। नुसरत बेगम उसके सर पर प्यार करते उठ गई
उन दोनों को जाने के बाद वो दोबारा फाइल में बिज़ी हो गया। वो यहाँ एक काम के सिलसिले में आया था और सुबह उसे वही करना था। सुबह अपनी पूरी आबोताब से के साथ चमक की थी। वो नाश्ते से पहले ही गायब हो चुका था। माहिर और मिकाइल नाश्ता करके यूनी के लिए निकल गए थे। वनीज़ा घर पर थी, लेकिन अब उसका होना ना होना बराबर होता। वो खामोश बैठी रहती, या अगर बोलती तो ऐसा बोलती कि कानों से धुएं निकलने लगते। उसकी ज़िंदगी की कड़वाहट उसकी ज़बान पर भी असरअंदाज हुई थी। माहिर और मिकाल के आने के बाद मिकाल के मिन्नत समाजात पर वो उनके साथ मैच देख रही थी। मंसूर साहब शदीद परेशानी में किसी को कॉल मिला रहे थे। बाबा बैठ जाएं, क्यों परेशान हो रहे हैं? माहिर ने उनकी परेशानी भाप गया था। कैसे बैठ जाऊं? मीशम सुबह का निकला है, उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। और तुम्हें पता है ना इस्लामाबाद के हालात भी किस कदर ख़राब चल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ, पहले तो उसको ड्यूटी होती तो कुछ मुतमईन रहते, लेकिन अब तो यहाँ उसकी ड्यूटी भी नहीं है। वो सख्त परेशान थे। टेक इट इजी बाबा। आपके बेटे को ड्रामा क्रिएट करने की आदत है मिकाल, और सीधी बात कर देना मुमकिन। तो तुम चुप ही रहो मिकाल, अल्लाह का वास्ता है। नुसरत बेगम को अपने लाडले के मुतल्लिक ये गौर अफसानी पसंद नहीं आई थी, तभी फ़ौरन उसे झपटा था। मनीज़े की नज़रें उन पर ही घूम रही थी। बैर की क्या बात है मामा? छुट्टी पर है तो घर ही रहना चाहिए था ना। मिकाल बस कर दो। माहिर ने उसे साथ इशारा भी किया। ओके। उसने शरीफ बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखी थी। अच्छा, तुम लोग न्यूज़ लगाओ ताकि कोई अपडेट मिले, सलमी बेगम ने कहा तो वनीज़े कुशन फेंकते उठ गई। हाँ मिकाल, लगाओ न्यूज़। सिर्फ एक इंसान ही तो ज़रूरी है, बाकी जाए भाड़ में। वो कहते कमरे में चली गई थी, जबकि वो सब परेशान थे उसके लिए। किसी ने उसकी बात पर बहस नहीं की थी। मिकाल भी किचन में घुसा था। उसे भूख लग रही थी, जबकि वो लोग मिशम के इंतज़ार में थे। न्यूज़ पर मुल्की हालात खराब बता रहा जा रहा था। इस्लामाबाद के दाखिले रास्ता बंद हो चुके थे और अंदरूनी इंतशार की बदौलत खून खराबा का डर भी था। 12:30 का वक्त हुआ तो वनीज़ा कमरे से निकली। खाना मिलेगा या भूखे रखेंगे आप? लाडले के इंतज़ार में। सही कह रही है वो, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। मिकाल ने भी दुहाई दी। सलमी बेगम ने उन्हें खामोशी से देखा, खाना दिया। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि वो एंटर हुआ। मंसूर साहब फ़ौरन उसकी तरफ बढ़े थे और फिर अगले ही लम्हे सबने हैरत से मुंह पर हाथ रखा था जब उन्होंने उसे चटाक के साथ एक थप्पड़ जड़ा था। वो सदमे का शिकार तो वो भी हुआ था बाबा। हैरत की ज़्यादती के ज़ेरे असर उसके मुंह से यही निकला। क्या बाबा, ये कोई वक्त है किसी शरीफ इंसान के घर आने का? पुलिस वाले कहाँ शरीफ होते हैं बाबा? वो हल्के लहजे में कहता सोफे की तरफ बढ़ा था। मिकाल और वनीज़ा बड़े इश्तियाक से ये मंजर देख रहे थे। मिशम, हम इंतज़ार कर रहे थे, तुम कहाँ थे? जैद साहब ने उसे पूछा। ताई अब्बू, एक काम था आज मुकम्मल करना था। वो अब जैकेट उतार रहा था। माहिर, प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। उसने जैकेट उतारी थी और उसकी खून से सनी शर्ट देखते वो सब शॉक्ड हुए थे। वहीं मिकाइल का मुंह की तरफ जाता नवाला दरमियान में ही रह गया था। अलबत्ता वनीज़ा ने एक नज़र देखा कर दोबारा नहीं देखा था। माहिर भाग कर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया था। मंसूर साहब उसके करीब बैठे थे। कहाँ लगी है? बाजू पे। वह अब शर्ट हटाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने कैंची निकालते माहिर को दी थी। ये यहाँ से काटो। माहिर ने कैंची बढ़ाई, मगर उसका कब कांपाते हाथों को देख के मिसम सख्त मज़ा हुआ था। छोड़ दो यार। उसने उसके हाथ से लेते उल्टे हाथ से अपनी शर्ट काटी थी। गोली अंदर ही थी। मिशम, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, सलमी बेगम ने सलमा फिक्रमंदी से कहा था। खाला जानी, हड़ताल चल रही है, इसलिए नहीं गया। मैं ये कर लूँगा। क्या कर लोगे मिसम? क्यों हो तुम इतने केयरलेस? नुसरत बेगम तो बाकायदा रोने लगी थी। यार मॉम चुप करे, रोने नहीं प्लीज़। उसने ट्वीज़र से उठाया था और गोली निकालने की कोशिश करने लगा, मगर यह बेहद मुश्किल काम था।
इसी लम्हे एक अजीब बात हुई। वनीज़ा ने अपनी चेयर छोड़ी थी और उस तक आते दूसरा ट्वीज़र उठाया था और फिर अगले ही लम्हे वो खींचकर गोली निकाल चुकी थी। मिशम की करह निकली थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमकी थी और रंग शदीद सुर्ख हुआ था। सभी हैरत से उसे देख रहे थे। उसने जख्म साफ किया था और गलती से भी मिशम की तरफ नहीं देखा था। अब वो टाँके लगा रही थी। कुछ देर बाद वो पट्टी करी थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बच्चे। मंसूर साहब और नुसरत बेगम बेहद मशकूर थे, जबकि मिशम से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बेरहम थी। नहीं, वो बेरहम हो गई थी। तुमने ये कब सीखा? मिकाल उससे पूछ रहा था। 6 महीने अपने जख्म खुद सिए हैं। मैंने इतना तो बनता है ना। एकदम लॉन्च में खामोशी छाई थी। मिशम ने गहरी सांस भरते बैग पर सर टिकाया था। तभी सबका ध्यान भटकते देख वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाने के बहाने उसके कान के करीब झुकी थी। ये मत समझिएगा कि माफ़ कर दिया मैंने। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरा इंतकाम देखने के लिए सेहतमंद रहें। हिसाब देना होगा। मिसम खान सिकंदर, हर जुल्म का। मिशम की आंखें खुली थी, जा चुकी थी। मिशम का जहन बुरी तरह मुंतशिर हुआ। अब वो मंसूर साहब को कुछ बता रही थी। में बेड पर पड़ा था। नुसरत बेगम ने उसे कॉल करके सख्त सुनाई थी, मगर उसने ज़रूरी काम का कह दिया था। ट्रांसपोर्ट तो बंद है। मम्मा, आर्मी के साथ आया हूँ यार। उन्हें बताते उसने कोशिश की थी कि वो जल्दी कॉल बंद कर दे। अच्छा मम्मा, मुझे एक काम है, आपसे बाद में बात होगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। उससे बात करने के बाद उसका दिल शिद्दत से रोने को चाह रहा था, मगर उसने खुद को बाज रखा था। मम्मा, आई नीड यू, उसने कहते ब्लैंकेट खुद पर लिया था। अभी उसके पास 2 दिन मज़ीद थे, लेकिन वो उस घुटन ज़दा माहौल से जान छुड़वा कर आया था। माहिर नोटिस कर रहा था। घर पर एक अलग ही किस्म की चहल पहल थी। क्यों थी वो दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे। वो मिशम तो घर था ही नहीं, सो उसे कुछ खबर ना थी कि क्या हो रहा है। उस वक्त वनीज़ा भी हैरत से अपनी अम्मा जान की फुर्तियाँ देख रही थी। शाम में कुछ मेहमान आएंगे। अकीदा ये खुला कि वो लोग वनीज़ा के रिश्ते के लिए आए और खिलाफ तवक्को उन्हें वनीज़ा बेहद पसंद आई थी और उन्हें उसकी पहली शादी पर भी एतराज़ नहीं था। क्या मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है इसकी फिर से शादी की? अभी उसे पहले तजुर्बे का असर तो निकाल लेने दे। बेटा बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मिकाल और माहिर को ये बात पसंद नहीं आई थी। ज़ैद साहब ने सोचने के लिए वक्त मांगा था। इस दफ़ा वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाह रहे थे और फिर 2 से 3 महीने गुजर रहे थे। मिशम का मैक्स दौरानिया वहाँ पूरा हुआ। वो छुट्टी पर आया था और अब उसकी पोस्टिंग भी यहाँ हो सकती थी। वो छुट्टी पर घर आया था। पहले ही दिन उसे मंसूर साहब ने अपने कमरे में बुलाया था। ये एक साइन था कि बात बेहद ज़रूरी है, वरना वो खुद ही आ जाते थे। और दूसरा, वो बड़े होने के नाते उसे बुला रहे थे। उसने दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। अंदर से आवाज़ उभरी थी। उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। बाबा, आपने बुलाया मुझे? आओ बैठो बेटे। वो बैठ गया था। नुसरत बेगम भी वहीं मौजूद थी। तो फिर आप वापस आ रहे हो? जी बाबा, उसे छुट्टी के बाद एक दफ़ा वापस जाना होगा, फिर इंशाल्लाह वापस अपने बेस्ट इवेंट पर एसएसपी की पोस्ट संभालूंगा। वो तफाकुर से बोला था। एक मान, एक वक़ार उसके लहजे में झलक रहा था। खुदा तुम्हें ये कामयाबियाँ मुबारक करे मेरे बच्चे, मंसूर साहब ने दिल में कहा था। वह अच्छी बात है। तो फिर शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? तुमने हमें इख्तियार दिया है। तुम्हारी माँ ने लड़की पसंद करी, फिर बताओ कब करे रस्म? व्हाट? उनकी बात सुनते वो शॉक्ड हुआ था। बाबा, मुझे लड़की के बारे में बताए बगैर आप रस्म की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें नाम बताएंगे, तुम्हारा हक है जानना, लेकिन इनकार करने का हक तुम्हें नहीं दे रहे। मिशम कुछ हैरान हुआ। अच्छा बताए, कौन है लड़की? देखो मिशम, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारा मान रखोगे और इनकार नहीं करोगे, क्योंकि मैं ज़बान दे चुका हूँ। बाबा प्लीज़ नाम बताएं। उनकी तहमीद पर वह सच में डर चुका था। हम तुम्हारा रिश्ता वनीज़े से तय कर चुके हैं मिशम। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे। नुसरत बेगम ने पहली दफ़ा ज़बान खोली। चंद लम्हों बोल ही नहीं पाया था वो। वनीज़ा, अपनी वनीज़ा मम्मा। वो कुछ देर बाद उसकी शॉक्ड सी आवाज़ आई थी। जी बच्चे, अपनी वनीज़ा।
नो बाबा नो। वो उठ खड़ा हुआ था। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो मेरी बहनों की तरह है। बाबा हाउ इज़ दिट पॉसिबल? मीशम, बहनों की तरह होने और बहन होने में फ़र्क है। तुम समझो उस बात को आप समझे बाबा। प्लीज़ ये मत करें, मुझे बर्बाद मत करें। वो उनकी बात काटता उनके कदमों में बैठा था। बाबा मैं ये नहीं कर सकता। मीशम उठो, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। उसकी माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी सलामती के लिए दुआ कर गो रहते हैं। तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या गारंटी है मीशम के उसके साथ फिर से वो सब नहीं होगा जो पहले हो चुका है? और सारी ज़िंदगी हम उसे यूं भी नहीं छोड़ सकते। बाबा सारी बातें ठीक है, बट मैं ही क्यों? माहिर भी तो है, हो सकता है ना? हमेशा माहिर मेरा ताबेदार बेटा है, मेरी बात को ना नहीं कहेगा। लेकिन फिर तुम सोच लो कि तुम्हें अपनी अना अजीज़ है या मेरी इज़्ज़त, क्योंकि मैंने अपने ज़ोम में तुम्हारा रिश्ता पक्का किया है। मुझे ये ज़ोम था कि मेरा बेटा, बड़ा बेटा, मेरी बात नहीं टालेगा। मिशम उठ गया। अब आपने मनीज़ा से बात की? जाने क्यों उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी। वो तुम्हारा मसला नहीं है मीशम, तुम खुद बोलो। कुछ वक्त लो और जवाब भी हाँ में ही होना चाहिए। जाओ अब आराम करो। उन्होंने उसका कांधा तपाया था। वो धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते आंधी तूफान की तरह निकला था कि बाहर मिकाइल से टक्कर हो गया। क्या हो गया? क्यों F-16 बने हुए हैं? दिमाग ना खाओ मेरा, हटो। उसे घिरकते हुए वो कमरे में बंद हुआ। माजी के इजहार के तौर पर उसने नाराज़गी के इजहार पर उसने रात में खाना नहीं खाया था। सबने पूछा था मगर मंसूर साहब ने टाल दिया था। सुबह इसके कमरे के दरवाज़ा बजा था और वह कुछ देर बाद माहिर और मिकाइल दोनों अंदर आए। हेलो बिग ब्रो, वो दोनों कहते धीमे से बेड पर बैठे जहां वो अभी तक सो रहा था। रात में नींद नहीं आई थी और अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी थी कि वो दोनों नॉर्मल हो गए थे और नाजिल हो गए थे। क्या है यार, तंग मत करो, उसने कहते ब्लैंकेट मुंह पर लिया था। उसके नींद से बारी होती आवाज़ सुनते वो दोनों एक दूसरे को देखे। भाई आर यू ओके? रात में खाना भी नहीं खाया था आपने? माहिर नरमी से बोला था। सर ना खाओ, जाओ दोनों। जवाब में वो भाड़ खाते हुए अंदाज में बोला। तो मिकाइल कहाँ चुप रह सकता था। हमें भी कोई शौक नहीं है भाई सुबह सुबह इज्जत करवाने का। मामा ने कहा है बाबा चले गए हैं, अगर नाश्ता करे ले चलो। आओ बेट उठे। वो माहिर को खींच कर चल ओए उठ। वो माहिर को खींच कर ले जा रहा था। नेकी का तो ज़माना ही नहीं है, मिकाइल बड़बड़ा रहा था और मीशम ने दोबारा ब्लैंकेट लपेटा था। शाम में फिर से मंसूर साहब ने बुला लिया। वो ना चाहते हुए भी गया था। तुम्हारी मम्मा बता रही है तुमने भूख हड़ताल कर रखी है। बाबा वो हंसा हुआ था। प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। सॉरी बच्चा, लेकिन कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 1 हफ्ते बाद तुम्हारा निकाह है। बाबा इस दिन सुबह ही तो बताना था ना। वो ज़रा तल्ख हुआ था। देखो मिशम, तुम मेरे बड़े बेटे हो, मेरी उम्मीदों का मरकज़। बस करे यार, हमेशा यही ब्लैकमेलिंग। और अपनी चहेती से भी पूछ लीजिएगा, ये ना हो मुझे मनाते रहे और वो इन वक्त पर इनकार कर दे। वो अपनी रजामंदी देकर जा चुकी है। चलो जी, एक ऊँट ने तो करवट ले ली, अब दूसरे को मनाना आपका काम है। उन्होंने नुसरत बेगम की तरफ देखा। मनीज़ा से जो ही बात हुई वह तो हत्थे से ही उखड़ गई। क्या चाहते हैं मैं दोबारा उस सब से गुजरूं? मुझे शादी करनी ही नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। वनीज़ा सोच समझ कर बच्चे, तुम मिशम के बारे में बोल रही हो? वो जो भी हो अम्मी, मैं नहीं करनी। इट्स फाइनल। अरे वो मुंह फेर कर बैठ गई। सलमी बेगम खामोशी से चली गई। कुछ देर ही गुजरे थे कि वो दोनों कमरे में आए थे। वनीज़ा ने कोई तासुर नहीं दिया था, वरना वैसे वो उन्हें कमरे में नहीं आने देती थी। जब से वो दोबारा वहाँ आई थी वो दोनों सोफे पर बैठ गए थे। वनीज़ा ने रुख मोड़ा और फिर टप से एक आंसू उसके आंखों से निकला था। माहिर फौरन उठकर उसके पास आया था। क्या बात है गुड़िया, रो मत भाई, वो रूहानसी होकर बोली थी। जी गुड़िया, और फिर जी गुड़िया पर दिल भर आया था और वो रोना शुरू हो गई। वनीज़े डोंट डू दिस बच्चे। माहिर उसके बाल सहला रहा था। भाई मुझे डर लग रहा है, मुझे फिर से वो सब नहीं सहना। मैं मर्द ज़ात पर एतबार नहीं कर सकती, वो बोल रही थी, जबकि मिकाइल ने गला खंगारा। हम पर भरोसा करती हो? उसने ये क्या हो रहा है? उसने सोफे पर बैठे बैठे ही कहा था। वनीज़ा ने होने से सर हिलाया था। हमारे ही भाई है, बचपन से देख रखी हो, फिर भी मौका
नहीं दे रही। नहीं ना, आप समझ नहीं रहे, मुझे डर लगता है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं रात को नहीं सोती, अजीब पागलों वाला बिहेवियर होता है मेरा। इट्स ओके, रिलैक्स। माहिर ने उसके सर पर हाथ रखा था। भाई बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं उनके काबिल नहीं हूँ, और वैसे भी मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। उन्हें सफ़ीना जैसी लड़कियाँ पसंद है, और मैं बस बच्चे मत कहो। भाई मैं एक बटी हुई लड़की हूँ, और वो परफेक्शन ढूंढने वाले। हमारा कोई जोड़ नहीं है भाई। ओ भाई, जो जख्म मुझे लगे हैं वो भरे तो चुके हैं, लेकिन उनके निशान अभी भी बाकी है, जो मुझे हर लम्हा मेरा माजी याद दिलाता है। मैं कैसे समझाऊं भाई, ऐसे में मैं कैसे उस रिश्ते के इंसाफ कर पाऊंगी। ओके ओके वनीज़ा, रिलैक्स भाई, प्लीज़ मेरा साथ दे। मम्मा पापा सब फाइनल करके बैठे। वो पैनिक सी हो रही थी जब माहिर उसे रिलैक्स करने को दोबारा बोला था। तुम सोचो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, पक्का। वह आंखें में उम्मीद के हजारवें दिए लिए पूछ रही थी। पक्का, उन दोनों ने एक जबान होकर कहा था। वो दोनों वहां से बाहर निकले थे, शरारती अंदाज में मीशम के कमरे का दरवाज़ा देखा था, और फिर बिना नॉक किए अंदर घुसे थे। मगर सिगरेट की नागवार बदबू ने इस्तकबाल किया था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। धुआं बालकोनी से आ रहा था, यकीनन वो वहाँ था। ये नीचे क्यों जा रहा है? वो दोनों उसकी तरफ बढ़े थे। भाई मिशम ने फौरन सिगरेट जूते तले मसल दिया था। उसकी आंखें सुर्ख थी। भाई वो दोनों शॉक थे। सॉरी, वो उसे समझ नहीं आया क्या बहाना करे। वो दोनों उसे तंग करने आए थे, लेकिन यहाँ भाई आप परेशान हैं? माहिर ने पूछा था। नहीं नहीं तो परेशान नहीं हूँ मैं, बस। वो फिर से रुका, जहन एकदम ब्लैंक हुआ था, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो धीरे से माहिर के गले लग गया था। मैं बस नर्वस हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। मैं बहुत झूठी वो बहुत छोटी है, और वो बेरफ्त जमले बोल रहा था। ये उसका खासा नहीं था। तो क्या वनीज़ा सिकंदर उस कदर उसके हवासों पर छा गई थी कि वो ब्लैंक माइंड हो गया था? माहिर ने मिकाइल को देखा था, जो खुद भी हैरत ज़दा लग रहा था। माहिर उसकी पीठ सहला रहा था। इट्स ओके भाई, मैं पता है, पर पूरा आप पर पूरा भरोसा है। यू कैन डू इट, माहिर ने कहा था। नहीं ना यार, कोई तो कहो कि इट्स ओके मिशम। अगर तुम ना कर पाए कभी तो कहो कि इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अगर तुम ना काम हुए, और माहिर से अलग होता बेड पर जा बैठा, दोनों कोहनियाँ घुटने पर गिराते उसने सर हाथों में थामा। सब ये क्यों कहते हैं मिशम, तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। हमने तुम पर भरोसा है। ये भरोसा अब बुझने लगा है यार। वो दोनों उसके सामने नीचे बैठे, उसके घुटने पर हाथ रख के मिकाइल बोला था। यही बात भाई, मैं यही कहता हूँ, खुद को मार जिन दे भाई। आप परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना पड़ता है। हम इंसान किसी को जज नहीं कर सकते। अगर आपका किरदार दुरुस्त है तो ज़रूरी नहीं हर इंसान को वो मॉरल वैल्यूज़ हो। हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। प्लीज़ भाई, दूसरों को जज करना छोड़ दे। ओए बस लेक्चर ख़त्म कर, भाई बोले। सर में दर्द हो रहा है? माहिर पूछ रहा था। मिशम ने हौले से सर हाँ में हिलाया। ओके लेटे, मैं सर दबाता। वो खामोशी से लेट गया। कुछ देर में ही वो नींद में जा रहा था जब मिकाइल उसके कान के पास झुका था। टेंशन नहीं लेनी, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी, रिलैक्स रहे। मिसाम हल्का सा मुस्काया था, और फिर कुछ देर बाद वो सो चुका था। बहन भाई कैसी खूबसूरत निमत होते हैं, उसे इस लम्हे एहसास हुआ था। मिसम कुछ हद तक संभल गया था, जबकि दूसरी तरफ सलमी बेगम मुसलसल वनीज़े को प्रेशराइज कर रही थी। अभी भी वो उसी मकसद से बैठी थी। देखो बच्चे, मेरी और तुम्हारी बाबा की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम तुम्हारी महफूज हाथों को सौंपना चाहते हैं। तुम्हें महफूज हाथ? वनीज़े इस्तहज़ाया हंसी थी। तो आपको मिसम सिकंदर के हाथ महफूज लगे मम्मा? सलमी बेगम ने लब भींचे। जो भी हो वनीज़े, 6 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। उम्मीद है तुम हमारा सर नहीं झुकाओगी। बड़े मान से हमने तुम्हारे लिए ये फ़ैसला किया है। मगर मम्मा, आप लोग ने एक बार पहले भी मेरे लिए एक फ़ैसला किया था। वो तो हल्के से बोली तो सलमी बेगम चुप हो गई थी। वनीज़ा प्लीज़ बच्चे, वो मिन्नत पर उतर आई थी। मुझे सोचने दे मम्मा। और दूसरी बात, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती जब मैं कहूँगी। ओके? सलमी बेगम ने फ़ौरन हामी भरी। वो मानी थी तो सही।
दूसरी तरफ अगर तुम सिकंदर हाउस के किचन में जाओ तो तुम देखोगे कि डाइनिंग चेयर्स पर माहिर और मिकाइल बैठे थे और नुसरत बेगम उनके लिए कुछ बना रही थी। मामा आपको एक बात बता रही थी। क्या? वो बिना मुड़े बोली। भाई के बारे में है। वो फौरन मुड़कर खड़ी हो गई थी। देखा ना मम्मा, फ़र्क करती है। मिकाइल ने माहिर को स्लिप खींची थी। लड़कियों वाले काम ना किया करो, माहिर ने चिढ़कर कहा था। तुम लोग बोलोगे? नुसरत बेगम झुंझुलाई थी। हाँ मामा, पता है हम क्या कह रहे थे? भाई और वनीज़ा ना मेट फॉर ईच अदर है। क्या मतलब? वो नामसमझी से बोला। मतलब एक कह रहा है मैं ये जिम्मेदारी पता नहीं निभा पाऊंगा या नहीं, तो दूसरा कह रही है मैं उनके काबिल नहीं हूँ। वाह, मतलब दे बोथ आर कंसर्न फॉर ईच अदर। हाँ ये तो है, दोनों ही खुद से जुड़े रिश्तों के लिहाज है। अभी वो बात कर ही रहे थे कि सलमी बेगम अंदर दाखिल हुई। मुबारक हो नुसरत। क्या वापी वो मान गई है? लेकिन एक शर्त पर। क्या? मिकाइल बेताबी से बोला था। अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती बाद में होगी, जब वो कहेगी। ओए बल्ले बल्ले, सावत सावत, दोनों बाकायदा भंगड़े डालने लगे। कोई नहीं आपी, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। जल्द ही उनकी रुखसती हो जाएगी। यानी वनीज़े भाभी। मिकाइल ने नया चुटकुला छोड़ा। चलो आओ इससे बात करते हैं। अब वो उसके कमरे में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी टू बी। जबकि वो हैरत ज़दा हुई। कौन? मैं? हाँ जी तुम। वेट वेट, आप दोनों मेरे भाई हैं। खबरदार जो मुझे भाभी कहा तो। और आप दोनों की गारंटी है भाई कि वो आपके भाई हैं। अगर फिर से कुछ वैसा हुआ तो अब शायद मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे परेशान मत हो गुड़िया, सब ठीक होगा। अब वो वहाँ से निकलते मिशम के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कांग्रेट्स भाई, वनीज़े मान गई है। क्या वो मान गई? वो तो शॉक्ड रह गया था। कैसे मान गए भाई? हम उसे मना कर थक गए और आप कह रहे कैसे मान गए? वो ताज्जुब से सर हिलाते बाहर आ गए थे, जबकि वो अभी तक सदमे में था। क्यों मान गई? कैसे मान गई? मिलाकर वो दिन भी आ गया था, निकाह हॉल में होना था। वो दोनों मिशम की तैयारी में मदद कर रहे थे, जो बेहद झुंझलाया हुआ लग रहा था। दूसरी तरफ वो पार्लर से तैयार होने गई थी। अब अगर तुम हॉल में आओ तो तुम देखोगे कि उसकी ऊंची छूती और क्रिस्टल फानूस के साथ अजीम अल शान हॉल एक शानदार शादी के मुकाम में तब्दील हुआ था। दीवारों को फूलों के से सजाया गया था और फर्श को आलीशान क्रीम कलर के कालीन से ढापा गया था। मेज़ों पर खूबसूरत गुलदस्तों में सजे गुलाब और चमेली की खुशबू आ रही थी। नर्म सुनहरी रोशनी से हॉल में एक गर्म चमक डाली थी। लेकिन खूबसूरत सेटअप के बावजूद माहौल कुशादा और बेसाख्ता जज्बात से भरा हुआ था। मीशम और मनीज़ा साथ साथ बैठे थे, मगर उनके चेहरे उसके बरअक्स थे। मीशम की नज़रें फर्श पर जमी हुई थी। उसका जबड़ा बेचैनी और नाराज़गी की आमेजिश में जकड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला और खिंचा हुआ था। उसकी पेशानी तशवीश से झुकी हुई थी। दूसरी तरफ वनीज़े को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर बेहिसी का नकाब था। वो चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसकी आंखें खाली और बेरौनक थी। उसने सीधा आगे देखा। उसके तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे अभी उसका नहीं किसी और का ज़िंदगी बदलने वाली थी। मेहमानों की आमद शुरू हुई। उनकी बड़बड़ाहट और सरगोशियों से कमरा भर गया। मौलवी ने अपनी जगह संभाली। उनकी आंखें तजस्सुर और तशवीश की आमेजिश के साथ कमरा का जायज़ा ले रही थी। निकाह की तकरीब शुरू होने वाली थी, लेकिन साफ जाहिर था कि मीशम और वनीज़े को ज़बरदस्ती बैठाया गया है। मेहमानों की सरगोशियाँ वनीज़े की गुजरी ज़िंदगी पर तबसरे उन्हें बेआराम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मीशम के लिए तासुब का इजहार। बिलाखिर एजाब कबूल का मरहला आया। वनीज़े के लिए बमुश्किल खड़ी थी। गुजरी ज़िंदगी के मनाजिर एक एक करके आंखों के सामने आए। खुद को ज़ात को बेमोल किए जाना, हर जुल्म पर ज़्यादती याद आ रही थी। फिर से खुद को उसी रिश्ते पर छोड़ देना जिस पर आप एक बार पहले भी लहूलुहान हो चुके हो, मुश्किल काम है। उसने भारी दिल के साथ मीशम को हमराही कबूल की थी। उसके बाद मीशम की बारी आई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मरहले को तय किया था। अब मिकाइल और माहिर उससे मुबारकबाद देकर वनीज़े के सर पर हाथ रख रहे थे, मगर खाली नज़र से उन्हें देख रही थी।
जब ज़ैद साहब ने उसके गले लगे थे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा, वो हल्के से उसके कान में कहते पीछे हुए थे। तब वो नींद से जागा था। उसी वक्त मंसूर साहब भी उसके गले लगे थे। मुझे तुम पर फ़ख्र है शहज़ादे, वो हल्का सा मुस्कुराया था। वनीज़ा ने सर उठाकर उसे देखा था। उसी लम्हे उसे बेहद शिद्दत से रोना आया था। वो वनीज़ा सिकंदर से वनीज़ा मीशम सिकंदर बन चुकी थी। और फिर वनीज़ा ने वादा किया था खुद से, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, तुम पछताओगे मीशम सिकंदर उस दिन। पर ये वादा है वनीज़ा सिकंदर का, जीना हराम ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी वनीज़ा सिकंदर नहीं। मैंने अपने वजूद का हिस्सा खोया मिसम सिकंदर, तुम्हारी वजह से। मैंने कई रातें सिसकते गुजारी है तुम्हारी वजह से। तुम्हें हिसाब देना होगा, ज़रूर हिसाब देना होगा। मैं भूलूंगी नहीं, ना तुम्हें भूलने दूंगी। ये वादा है मेरा। बाकी लोग मेहमानों को देखने चले गए थे। स्टेज पर वही दोनों बचे थे।